जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों आज हम लोग चर्चा करेंगे नेहरू जी पे। नेहरू जी देखिए हमारे बीपीएससी के जीएस 1 के पेपर में एक टॉपिक है जो 3 लोग पूछे जाते हैं, उसमें विचारक जो हैं महात्मा गांधी, नेहरू जी और टैगोर जी। तो ये हमारे बीपीएससी के जीएस 1 के पेपर के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है और हमेशा इनसे सवाल बनता है और इस बार उम्मीद की जा रही है कि नेहरू जी पे सवाल आएगा। तो ये आप लोग बीपीएससी वालों के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप भारत के एक जागरूक नागरिक हैं तो आपको ये जानना चाहिए कि ये हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे दोस्तों, और इनका कार्यकाल भी बहुत लंबा था और ये आधुनिक भारत जो आज हम भारत देख रहे हैं इसमें इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे हैं नेहरू जी। तो चलिए शुरू करते हैं इनके बारे में। मैं अमित दिव्य प्रकाश दिव्य दृष्टि परिवार में आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। तो देखिए हम इसमें क्या क्या देखने जा रहे हैं इसमें वीडियो में। तो इस पर कुछ चर्चा होगी नेहरू जी पे, जो इनका कुछ जीवन परिचय है, और फिर उसके बाद नेहरू जी का जो स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया इन्होंने, जो स्वतंत्रता में इनकी क्या भूमिका रही उस पर हम चर्चा करेंगे। फिर दोस्तों नेहरू जी का चिंतन, देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बीपीएससी वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो क्वेश्चन आता है उस अगर इतना टॉपिक आप देखिए, मैंने यहाँ पे बुलेट पॉइंट लिखे हुए हैं, इसको मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन भी करूंगा और उम्मीद करूंगा कि आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठेंगे, इसको धीरे धीरे नोट करते जाएंगे, क्योंकि अगर आपके इतने नोट्स बन गए तो आपके जो एग्जाम होगा उसके लिहाज से ये पर्याप्त होंगे और आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे इसमें। और उसके बाद इस पर हम देखेंगे थोड़ी सी इनकी जो किताबें हैं कुछ प्रमुख, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो ज़्यादा समय ना गंवाते हुए दोस्तों चलिए हम शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो की। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि इनका जो जन्म है वो 14 नवंबर 1889 को हुआ था, 1889 को, और 14 नवंबर को हम बाल दिवस के रूप में भी मनाते हैं। और इनका जो जन्म हुआ वो मोतीलाल नेहरू इनके पिताजी थे, वो कश्मीरी पंडित थे। ये लोग, इनका संबंध जो था कश्मीरी पंडित थे ये लोग। और उसके बाद ये लोग यहाँ जो है प्रयागराज में रहते थे, और इनकी जो मृत्यु हुई दोस्तों वो 27 मई 1964 में इनकी मृत्यु हो गई। तो ये इनकी मृत्यु का टाइम है। और शिक्षा जो थी इन्होंने भारत में, शुरुआती शिक्षा जो थी अपनी भारत में ही पूर्ण करी। प्रयागराज में एक जगह है दोस्तों आनंद भवन, वहाँ पे ये रहते थे और निजी जो शिक्षक के द्वारा इनकी शुरुआती पढ़ाई पूरी कराई गई। फिर उसके बाद ये लंदन गए, लंदन में भी इन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई करी, और फिर ये ब्रिटेन गए, वहाँ से इन्होंने लॉ की डिग्री हासिल करी और एक वकील बने ये अपने पिताजी की तरह। लेकिन उतने सफल नहीं रही ये उस वकालत में, और ये 1912 में दोस्तों ये वापस भारत आए और इलाहाबाद उच्च न्यायालय में इन्होंने अपना जो है प्रैक्टिस शुरू कर दी। तो उसके बाद आप जानते हैं कि सबसे लंबे समय तक ये स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री रहे, लगातार 3 बार ये प्रधानमंत्री के लिए चुने गए, और इनको हम आधुनिक भारत के वास्तुकार के रूप में भी जानते हैं। तो ये इनका कुछ जीवन परिचय था दोस्तों। अब हम देखते हैं इनका राजनीतिक सफ़र क्या रहा। तो आप इसमें देखिए इनका राजनीतिक सफ़र, जैसा कि देख पा रहे हैं आप दोस्तों, इसमें स्वतंत्रता आंदोलन में भाग इन्होंने लिया, क्या भूमिका रही इनकी। तो 1910 में ये होम रूल लीग से जुड़े दोस्तों। ये एनी बेसेंट के द्वारा जो शुरू किया था गया था होम रूल जो लीग शुरू किया गया था, तो ये उनसे काफ़ी प्रभावित थे, इसलिए उस 1910 में ये लीग से जुड़े। और उसके बाद गांधी जी के विचारों से काफ़ी प्रभावित थे। देखिए 1912 में ये भारत आए और 1915 में लगभग गांधी जी आ गए थे भारत। और लेकिन ये बाहर जब थे गांधी जी तो वहाँ से भी काफ़ी प्रभावित थे गांधी जी से, उनके विचारों से। तो इन्होंने असहयोग आंदोलन में भी भूमिका निभाई, उसमें भी शामिल हुए ये। और लगभग 1923 में ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेता के रूप में ये चुने गए, उसमें मतलब एक सक्रिय राजनीति में ये आ गए 1923 के लगभग में। फिर 1929 में जैसा कि आप जानते हैं पूर्ण स्वराज आंदोलन शुरू किया गया था, उसकी अध्यक्षता भी इन्होंने ही करी थी। और रावी नदी का जो तट था उस पर तिरंगा फहराया गया था, और 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था। तो उसके बाद दोस्तों कांग्रेस की लगभग 5 बार इन्होंने अध्यक्षता भी करी है, 1929 में, 1936 में, 1937 में, 1951, 1954 में। तो लगभग 5 बार इन्होंने अध्यक्षता करी है कांग्रेस की। 1946 में दोस्तों अंतरिम सरकार में ये प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए और प्रधानमंत्री रहे। 1947 में स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं। और उसके बाद से लगातार 3 बार प्रधानमंत्री रहे और सबसे लंबा कार्यकाल इनका अब तक का है। तो ये इनका कुछ राजनीतिक सफ़र हो गया दोस्तों। अब हम इनके आते हैं कुछ
जो इन्होंने विचार दिए हैं अपने और जिसको ये मानते हैं। तो हम देखते हैं कि क्या क्या इन्होंने जो है विचार मान दिए हैं और क्या मानते हैं। तो नेहरू जी का चिंतन है ये। मानवतावाद में देखिए इनकी गहरी आस्था थी दोस्तों। मानवतावाद को ये बहुत मानते थे। सॉरी, ईश्वर और धर्म की जगह ये मानवतावाद की ही वकालत करते थे। ये मानवतावाद किसी मानव के नहीं, जैसे गांधी जी भी मानवतावादी थे, वो भी किसी एक मानव के लिए नहीं सोचते थे, वैसे ही ये भी मानवतावादी थे, मानवतावाद को ही मानते थे ये भी। और ये कोई भी चीज़ दोस्तों ऐसे ही विश्वास नहीं करते, मतलब वैज्ञानिक तर्कों पर उस चीज़ को कसकर देखते थे, इसलिए इनको वैज्ञानिक मानवतावादी भी कहा जाता था। और इनका मानना था कि मानवता को ईश्वर और समाज सेवा को ही धर्म मानना चाहिए, ये इनका मानना था। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इस लिहाज से मानवतावाद जो है इनका। लोकतंत्र व समाजवाद को लेकर इनका क्या विचार था? तो लोकतंत्र देखिए दोस्तों, इन्होंने लोकतांत्रिक समाजवाद की स्थापना करी थी। इनका मानना था जो जो अर्थव्यवस्था है ना, सामाजिक स्वामित्व वाली अर्थव्यवस्था और राजनीतिक लोकतंत्र, इसको एक साथ आकर सामंजस्य बैठाकर एक साथ काम करना चाहिए दोस्तों, जिसको इन्होंने लोकतांत्रिक समाजवाद का नाम दिया था। और इनका मानना था कि जो देखेंगे आप, जैसे यूएसए हो गया और यूएसएसआर था उस समय, सोवियत संघ, तो एक पूंजीवाद को सपोर्ट करता था, एक उदारवादी था, लेकिन इन्होंने इनमें से किसी एक को फॉलो नहीं किया। इन्होंने दोनों से जो अच्छी चीज़ें थी वो ले ली और हमारे देश में इन्होंने जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था को इन्होंने बल दिया। तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था पे इनका बल था अधिक ज़्यादातर। और इनका मानना था देखिए कि हमें से गलतियाँ होती हैं और गलतियाँ होंगी भी, लेकिन अगर एक चीज़ में आप असफल होते हैं तो उस पर हार मत मानिए, अगला प्रयास करिए और आप जरूर सफल होंगे। तो ये इसी नज़रिए से ये आगे अपना कार्य करते रहे और सफल भी होते रहे। असफलताएं भी देखी होंगी कुछ, जाहिर सी बात है। और इनका मानना था ताकतों का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, कोई भी चीज़ केंद्रीकरण नहीं है, होनी चाहिए विकेंद्रीकरण। जैसे स्थानीय सरकारों का भी इन्होंने इनके ही राज कार्यकाल में जो है डेवलपमेंट हुआ, प्लानिंग कमीशन आया, तो ये सब चीज़ें इनके ही कार्यकाल में हुई थी दोस्तों। और उसके बाद आते हैं राष्ट्रवाद और अंतर्राष्ट्रवाद को लेकर इनका क्या नज़रिया था। तो राष्ट्रवाद देखिए इनका मानना था कि जो कोई भी राष्ट्र है ना, उसमें राष्ट्रवाद की विशिष्ट महत्ता होती है और उसको प्रसार मिलना चाहिए, उसको संकुचित नहीं करना चाहिए, उसका प्रसार होना चाहिए। हर राष्ट्र की अपनी राष्ट्रीयता होती है और राष्ट्रवाद होता है उसका, तो उसको प्रसार मिलना चाहिए। और इनका मानना था कि राष्ट्रवाद की जो प्रकृति होनी चाहिए वो संतुलित होनी चाहिए, संयमशील होनी चाहिए, उदार होनी चाहिए, ना कि कट्टर होनी चाहिए, संकीर्ण होनी चाहिए, सांप्रदायिक भी नहीं होनी चाहिए। तो ये इनका राष्ट्रवाद की प्रकृति को लेकर नज़रिया था। और आप जानते हैं जैसे फांसीवाद हो गया, मुसोलिनी का था, तो ये उस विचार से भी काफ़ी नाराज रहते थे। मतलब इनका मानना था कि जो भारतीय राष्ट्रीयता है वो अलग होगी, इसमें सबके लिए जगह होगी। जैसे कि आप जानते हैं कि पहले कुछ क्या अधिकतर देश ऐसे थे जो जिन्होंने स्वतंत्रता हासिल करी थी उस समय में, तो उन्होंने अपने सभी नागरिकों को वोट का अधिकार नहीं दिया। पहले पढ़े लिखों को दिया, बिजनेस मतलब अमीर लोगों को दिया, फिर पढ़े लिखे लोगों को दिया, फिर पुरुषों को, फिर महिलाओं को, तो धीरे धीरे चीज़ें हुई। लेकिन हमारे यहाँ एक झटके में सभी को वोट, अपनी सरकार, अपना नेता चुनने का अधिकार दे दिया गया। तो ये इनका मानना था। और इनका मानना था कि देखिए ये सेकुलरिज्म को, सोशलिज्म को और डेमोक्रेसी थी उस पर इनका खासा बल था। और इनका मानना था, इन्होंने राष्ट्रवाद की व्यापक संकल्पना दी थी दोस्तों। इनका मानना था कि राष्ट्रवाद और अंतर्राष्ट्रवाद की धाराएं जो है परस्पर सौहार्दपूर्ण ढंग से एक दूसरे से मिली हुई हैं। तो इनका जो है राष्ट्रवाद पर व्यापक संकल्पना इन्होंने दी थी। और ये वैश्विक शांति की भी वकालत करते थे। और जो है हिंदू कोड बिल भी इन्होंने ही पास कराया था। प्रोग्रेसिव थिंकर थे दोस्तों ये तो। और मतलब काफ़ी इनका जो है सोचने की क्षमता काफ़ी बड़ी थी और संकीर्ण नहीं थी, मतलब खुले विचारों के व्यक्ति थे ये। और देखिए फिर उसके बाद धर्मनिरपेक्षता पर इनका विचार था कि निरपेक्षता पे इन्होंने कहा कि जो कोई भी राज्य जो है वो सभी धर्मों को समान संरक्षण दे, किसी एक धर्म को बढ़ावा ना दे, किसी एक धर्म को दबाए नहीं, भेदभाव की स्थिति ना पैदा हो। तो ये इनके धर्मनिरपेक्षता का जो सिद्धांत है या विचार है वो यही है। उसके बाद दोस्तों विज्ञान के प्रति नेहरू जी का क्या नज़रिया रहा। तो विज्ञान के प्रति इनका खासा, मतलब ये विज्ञान को खासा बल देते थे विज्ञान पर। और इनका मानना था कि भारत के जो नवनिर्माण में ना विज्ञान की एक
अहम भूमिका, अनिवार्य घटक है, ये अहम भूमिका है इसकी। तो विज्ञान को ये काफ़ी महत्व देते थे और राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक समस्याओं के लिए भी वैज्ञानिक पक्ष पर बल देते थे ये। तो विज्ञान पर इनका खासा बल था और जिसके कारण इनको आधुनिकतावाद का प्रवक्ता भी कहा जाता था दोस्तों। ये विज्ञान के प्रति बहुत मतलब विज्ञान का ये स्वागत करते थे, क्योंकि ये उस समय बाहर पढ़ने गए और इन्होंने वहाँ पे चीज़ें देखी कि कैसे लोग डेवलप कर रहे हैं और हम लोग अभी बहुत पीछे हैं। और विज्ञान आएगा तो रेलवे आई, हर चीज़, मतलब उस समय जब हम गुलाम थे तब भी तो ये लोग देख ही रहे थे कि रेलवे कैसे आई, कैसे चीज़ें डेवलपमेंट हो रही हैं, टेलीफोन सर्विस हो गई, ये सब विज्ञान की ही देन है दोस्तों। गाड़ी आ गई, तो वो सब चीज़ें मतलब इनका था कि विज्ञान जब आएगा तो अपने साथ विकास भी, डेवलपमेंट भी लेकर आएगा। फिर देखते हैं इनका पंचशील का सिद्धांत दोस्तों, ये काफ़ी अहम है। पंचशील का सिद्धांत जो था ये देखिए शांति जो है, शांति को काफ़ी महत्व देते थे। ये युद्ध वगैरह नहीं मतलब नहीं चाहते थे युद्ध वगैरह, शांति चाहते थे कि सब में प्रेम और सौहार्द बना रहे, और इसीलिए इन्होंने पंचशील का सिद्धांत दिया। और इसकी जो पंचशील की संकल्पना है दोस्तों वो बौद्ध अवलिकों से मिलती है। और ये जो समझौता हुआ था 29 अप्रैल 1954 को बीजिंग में हुआ था। भारत और चीनी तिब्बत क्षेत्र जो था उसके बीच हुआ था। और इसमें जो इन्होंने 5 सिद्धांत हैं इसके, कि हम एक दूसरे की अखंडता व संप्रभुता पर सम्मान करेंगे, एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप की नीति अपनाएंगे, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व जो है उस बनाए रखेंगे, पारस्परिक लाभ के लिए समानतापूर्ण सहयोग करेंगे। ये इनका जो है पंचशील का सिद्धांत था दोस्तों इन्होंने। और इसी की वजह से ये काफ़ी दिक्कत में आए जब ये मतलब समझौता हुआ था। उसके बाद भी चीन ने 1962 में हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया, तो नेहरू जी को काफ़ी ठेस पहुंची थी, जिसके कारण कहा जाता है कि 1962 में युद्ध हुआ और उसके बाद 1964 में हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हुई हो गई। और इस पे इनको काफ़ी आलोचना भी सहनी पड़ती है कि मतलब इतना सीधा बन के नहीं रहना चाहिए था। ये आदर्शवादी थे दोस्तों, इनका आदर्शवाद बहुत मतलब हावी रहता था इनके ऊपर। तो लेकिन दूसरा आदमी आदर्शवादी नहीं है, ये इनको समझना चाहिए था। कोई बात नहीं, चलिए आगे देखते हैं गांधी और नेहरू के विचारों में क्या अंतर थे। तो मूल्यांकन करने को भी आ जाता है कि मूल्यांकन करिए, और आपको करना भी चाहिए मूल्यांकन की गांधी और नेहरू के विचारों में क्या आंदोलन थे। गांधी किस लिए जाने जाते हैं, नेहरू किस लिए जाने जाते हैं, क्या उनका अच्छा था, क्या इनका अच्छा था, तो ये आपको देखना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, गांधी जी जो थे ग्राम स्वराज को मानते थे कुछ, और उनका मानना था कुछ लोगों के हाथों में सत्ता नहीं जानी चाहिए, नहीं तो वो लोग बहुत ताकतवर हो जाएंगे। लेकिन नेहरू जी का वही मानना था कि संसदीय लोकतंत्र के समर्थक थे नेहरू जी। उनका मानना था कि जो संस्थाएं हैं उनका उनकी स्थापना होनी चाहिए। तो संसदीय लोकतंत्र के समर्थक थे नेहरू जी। और दूसरा हो गया, गांधी जी जो थे धर्म में गहरी आस्था गांधी जी की थी, लेकिन नेहरू जी की जो आस्था थी वो विज्ञान और तर्कों पर उनका बल था, उनकी आस्था थी। गांधी जी वहीं खादी एवं कुटीर उद्योग की जो है बढ़ावा देने को बात करते थे, और नेहरू जी जो थे भारी उद्योग और मशीनीकरण के समर्थक थे दोस्तों, जिससे कि जल्दी डेवलपमेंट हो। उसके बाद हम देखेंगे गांधी जी और नेहरू के विचारों में सामान्यताएं भी कुछ थीं, और क्या क्या समानताएं थीं जिसके कारण दोनों लोग की आपसी मतलब खूब बैठती थी। बेशक एक दूसरे के मन मतलब कोई विचारों में मतभेद रहे हों, लेकिन मन भेद नहीं था इन लोगों का। आपस में एक दूसरे के साथ बैठते थे, एक दूसरे की इज्जत करते थे और खूब मतलब साथ में काम भी करते थे। तो देखते हैं क्या क्या इनकी लोगों की सामान्यताएं थी। तो दोस्तों देखिए, राजनीति में नैतिकता, ये दोनों मानते थे कि राजनीति में नैतिकता होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि छल कपट हो, राजनीति में नैतिकता होनी चाहिए, और वो दोनों का मानना था। और दोनों ही स्वाधीनता एवं स्वतंत्रता के लिए प्रयत्नशील थे। दोनों का संघर्ष जो था वो स्वाधीनता और स्वतंत्रता के लिए था। और समाजवाद, नेहरू जी जो थे समाजवाद को, जो नेहरू जी का समाजवाद था और गांधी जी का अंत्योदय था, इन दोनों में भी सामान्यता देखी जाती है कि दोनों का मूल जो विचार था वही था कि सबके बीच सामान्यता है। और समाजवाद का भी मतलब है कि सभी को सारी चीज़ें मिले, अंत्योदय का भी मतलब है कि अब आखिरी पंक्ति का आखिरी व्यक्ति तक चीज़ें पहुँचे। तो समानता है, वही इनका भी विचार था। और सांप्रदायिकता व धार्मिक उन्माद के विरोधी थे दोनों लोग। ये सांप्रदायिकता को दोनों नहीं पसंद करते थे, धार्मिक उन्माद को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। तो ये कुछ सामान्यताएं थी दोस्तों, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ आपने इसको नोट भी किया होगा, ये आपके काफ़ी काम आएगा। तो हम इनकी कुछ किताबें हैं जो कि काफ़ी चर्चा होती है इन किताबों की, तो वो भी देख लेते हैं कौन कौन सी इनकी किताबें हैं। तो देखिए,
जो इनकी एक किताब है टूवर्ड फ्रीडम, ये इनकी आत्मकथा है दोस्तों, काफ़ी अच्छी किताब है, इसको आपको पढ़ना चाहिए। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण किताब है, ये भी अगर आप पढ़ते हैं तो काफ़ी नॉलेज मिलेगी आपको, मतलब भारत के बारे में भी काफ़ी आप जान पाएंगे। और ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये भी इनकी किताब है, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। और इसके अलावा भी कुछ किताबें हैं इनकी। तो ये था नेहरू जी पे दोस्तों एक लेक्चर, और उम्मीद करता हूँ कि आपके बेहद जो है आपके लिए मददगार साबित होगा। और इसका आपके जो GS1 में जो क्वेश्चन आएगा उसमें तो आप बहुत अच्छा, अगर आपने लिखा होगा तो बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे उसमें और अच्छे मार्क्स आपके आएंगे। तो इनके अलावा हम जो टैगोर जी बचे हैं, गांधी जी का वीडियो मैंने डाल दिया है अपने चैनल पर, वो आप देख सकते हैं। हम धीरे धीरे हर टॉपिक को कवर करेंगे दोस्तों, और 68 का जो है नोटिफिकेशन आने वाला है, उसके बाद हम BPSC जो 68 का PT के लिए भी हम इस पर चीज़ें लेकर आएंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं और भी चीज़ें जल्दी जल्दी आपके लिए करूँगा। और शेयर भी करिए, और कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट भी करिए। और मैं इसको टेलीग्राम पे भी शेयर कर दे रहा हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, वहाँ से आप ज्वाइन कर लेंगे टेलीग्राम। धन्यवाद दोस्तों।